आज हम बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 के साइंस की बायोलॉजी के पार्ट के बारे में, जिसका नाम क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम बात करेंगे सेल के बारे में, जो कि हमारी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की या किसी भी लिविंग फॉर्म की एक सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जो बॉडी के फंक्शंस को भी परफॉर्म करती है और स्ट्रक्चर को भी बनाने में हेल्प करती है। ये स्ट्रक्चर जितने भी हैं वो सारे किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं सेल की बात कर रही हूँ तो सेल को क्यों बोला जा रहा है कि एक फंडामेंटल यूनिट है, क्यों बोला जा रहा है कि एक फंक्शनल यूनिट है, क्यों बोला जा रहा है कि एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। सपोज करो, एक एग्जांपल से बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको पिज्जा बेस दिया, पिज्जा बेस के साथ साथ मैंने उस पे आपको टॉपिंग्स भी दे दी। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ कि मैं उस पिज्जा बेस को ले लेती हूँ आपसे और आपके पास सिर्फ टॉपिंग्स है। जब तक आप टॉपिंग्स का कोई इस्तेमाल नहीं करोगे, जब तक आपके पास पिज्जा बेस नहीं है। अगर पिज्जा बेस नहीं है तो टॉपिंग्स किसी काम की नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई बेस यूनिट ही नहीं है किसी स्ट्रक्चर की, तो वो स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है? स्ट्रक्चर के बनने के लिए बेस यूनिट की जरूरत होना जरूरी है, मतलब नेसेसरी है ना कि आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा हो जिसके सहारे आप किसी फंक्शन को परफॉर्म कर सको। तो यहाँ पर जो सेल है, वो सेल हमारे मेटाबॉलिक फंक्शंस को, हमारे लिविंग होने को, सेल के लिविंग होने को दर्शाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो चैप्टर का नाम क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी वो यूनिट, वो कोई इकाई जो कि हेल्प कर रही है किसी ह्यूमन स्ट्रक्चर को या किसी लिविंग स्ट्रक्चर को लिविंग कहला रही है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब बात करते हैं कि आखिर ये सेल कितनी टाइप्स की होती हैं, इनसे जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या डिफर करते हैं, और भी चीजें के बारे में। ठीक है, तो सेल जो हमारी है वो सेल दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? सेल दो टाइप की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। एक कौन सी है? प्रोकैरियोटिक सेल है, और दूसरी कौन सी है? यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है? ऐसी सेल जो सिंगल सेल, ऐसी सेल जो कैसी हो? सिंगल सेल हो, और इनके पास ना जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, यानी इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। इसमें कुछ चीजें एब्सेंट होती हैं, एक्सेप्शन किसके साथ है? यूकैरियोट्स के साथ। जो चीजें इसमें एब्सेंट है, मोस्टली जो चीजें प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है, वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो पहली सेल कौन सी हो गई? प्रोकैरियोटिक, और दूसरी कौन सी हो गई? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी दो पार्ट्स आते हैं, एक प्लांट सेल और दूसरा एनिमल सेल। प्लांट सेल क्या है? प्लांट सेल जैसे एनवायरनमेंट में जो प्लांट्स बन रहे हैं वो भी तो सेल से बने हुए हैं, वो भी तो लिविंग फॉर्म में। तो यहाँ पर प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है? बस एक ही डिफरेंस है कि प्लांट सेल्स होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स वो यानी जो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन एनिमल सेल कैसी है? ये है हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ कहने का मतलब क्या है? हेटेरोट्रॉफ करने का मतलब है वो सेल जो कि किसी और पर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। अब कैसे कह सकते हो? जैसे अब बहुत से बच्चे सोचेंगे कि जैसे प्लांट सेल अपना खाना खुद बना रही है, तो ह्यूमंस भी तो अपना खाना खुद बना रहे हैं, तो वो ऑटोट्रॉफ्स क्यों नहीं है? यहाँ पर खाना खुद बनाने की बात नहीं है। यहाँ पर क्या है कि प्लांट अपने ही बॉडी के अंदर, अपने ही बॉडी के अंदर क्या करेगी? जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं उनको एक साथ लाएगी, इकट्ठा करेगी, और उसके बाद प्रोसेसिंग करके अपना फूड खुद बनाएगी। हम ह्यूमंस कैसे फूड बनाएंगे या एनिमल्स कैसे फूड बनाएंगे? एनिमल्स डिपेंडेंट है। एनिमल्स क्या है? डिपेंडेंट है दूसरी चीजों पर। जैसे जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं वो घास पर डिपेंडेंट है, घास उनके लिए खाना है, उससे उन्हें एनर्जी मिल रही है। हम ह्यूमंस क्या है? हम प्लांट्स पे भी हैं। बहुत से लोग होते हैं जो मीट खाते हैं, या जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। तो सबकी वैरायटी क्या हो गई? अलग अलग हो गई। मतलब कि आपने क्या किया? आप खुद अपने खाने के लिए किसी और पर डिपेंडेंट हो, उसे बोलोगे हेटेरोट्रॉफ्स। प्लांट्स क्या है? अपना खाना खुद बना रहे हैं, तो वो है ऑटोट्रॉफ्स। और एनिमल सेल्स, यहाँ पर बात की मैमल्स हैं, एनिमल्स हैं, ये होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। ये प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं, ये एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट होते हैं, मतलब अलग अलग। ठीक है, डिपेंडेंसी के हिसाब से अपने फूड को ये गेन करते हैं। इसीलिए क्या डिफरेंस आया कि प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स और एनिमल सेल को क्या बोलोगे? हेटेरोट्रॉफ्स बोलोगे। इतना समझ में आ गया? अब बात करते हैं, जो ये सेल है जिसे हम यूनिट ऑफ लाइफ कह रहे हैं, जो हमारे लिए एक स्ट्रक्चरल बेस बना रही है, या फिर कह सकते हैं जो हमारे लिए फंक्शनल बेस बना रही है, वो आखिर उसके बारे में क्या क्या बातें थी, हम इसके बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं, क्यों हमारे सामने इसके बारे में बात करने की बात आई, क्यों हमें जरूरत पड़ी कि हमें इसे पढ़ना पड़े? ठीक है, जब हम धीरे धीरे अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे मॉडर्नाइज हो रहे हैं, पता कर रहे हैं हर चीजों के बारे में, अपनी प्री लिविंग चीजों के बारे में, जो जो बीत चुका है उनके बारे में, हिस्ट्री के बारे में, तो धीरे धीरे उसी हिस्ट्री में क्या हुआ था कि धीरे धीरे जब लोगों को जानना शुरू हो गए थे, लोग अपने बारे में
समझना शुरू हो गए थे, जब उनके अंदर अवेयरनेस आ गई थी, तो वो सोचने लगे थे कि आखिर जो ये चीजें हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं, ये क्यों एग्जिस्ट कर रही हैं, ये क्यों है, या हम क्यों हैं, और अगर हम हैं तो हम किससे बने हुए हैं, या हमारे एनवायरनमेंट में जो लिविंग थिंग्स है वो किससे बनी हुई है। तो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे वहां से आया कि एक सेल थ्योरी दी गई कि कैसे ह्यूमंस या कैसे अदर लिविंग फॉर्म्स जनरेट हुई हैं, फॉर्म हुई हैं, बनी हुई हैं। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब यहाँ पर जैसे पूरे पे देख रहे हो, मैंने कहीं पर प्लांट सेल लिख रखा है, कहीं पे एनिमल सेल दिखा रखा है। क्यों? क्योंकि सबके सेल्स के डायग्राम अलग अलग है, सबके सेल्स में कुछ ना कुछ चेंजेस है। जैसे कि अभी यहाँ रफली देखो, कि आगे बात करेंगे बट रफली देखो, जैसे मेरे पास एनिमल सेल है, आपको यहाँ पर कोई आउटर हार्ड कवरिंग दिख रही है? नहीं, लेकिन प्लांट सेल में एक आउटर हार्ड कवरिंग दिख रही है जिसे बोलते हैं सेल वॉल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल क्यों होती है? उसकी सबसे मेन रीजन ये है कि एनिमल मोटाइल है, एनिमल को जब कोई दिक्कत आएगी या उस पर कोई खतरा आएगा, उसे लगेगा कि यहाँ पर सेफ नहीं है, तो वो जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ठीक है, अपनी हेल्प खुद कर सकता है, ठीक है। बट प्लांट क्या है? प्लांट एक ही जगह पर फिक्स्ड है, उसे जहां उगाया गया या जहां वो अपने आप उगाया वो वहीं पर फिक्स्ड है। अब वो तो नहीं है कि भूकंप आ रहा है, बाढ़ आ रहा है तो प्लांट उठ के जा रहा है, दूसरी जगह चेंज कर लेगा, नहीं, वो जहां पर है वो वहीं पर फिक्स रहेगा। अब फिक्स होने की वजह से उन्हें, उनके पास क्या है, खास एक ऐसी खास चीज है जिसे बोलते हैं सेल वॉल, जो उन्हें प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। अब ये जो सेल वॉल है ना, ये बहुत रिजिड होती है। रिजिड का मतलब क्या है? हार्ड होती है, और साथ साथ में मोस्टली इम्परमिएबल होती है, कि ताकि इसके अंदर कोई चीज आ ना सके, कोई एनवायरनमेंट से अनवांटेड चीज अंदर आ ना सके, कोई बहुत जरूरी नेसेसरी चीज बाहर जा ना सके, प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। सेल वॉल का काम क्या है? प्रोटेक्शन का काम है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं इसके बारे में। अब कौन कौन से टॉपिक्स हमें इसमें पढ़ने हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, आखिर क्या क्या कवर करना है इस चैप्टर में, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात तो इंट्रोडक्शन देंगे कि आखिर सेल क्या है, किसका इंट्रोडक्शन होगा? सेल का इंट्रोडक्शन, कि सेल है क्या। फिर हम सेल की थ्योरी को पढ़ेंगे। सेल की थ्योरी मतलब सेल कैसे बनी, सेल को सेल क्यों बोला गया, क्या क्या बातें इसके अंदर सामने आई थी, हिस्ट्री क्या है इसकी, इसके बारे में बात करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म के कितने टाइप है, इसके बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ सेल की बात करेंगे, जैसे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट बताया था, इनके बीच डिफरेंस क्या है। अभी हमने जनरल बातें करी कि दो टाइप ऑफ सेल होती हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, बट इनके बीच आखिर डिफरेंस है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। आखिर जो प्लांट सेल है वो एनिमल सेल से कैसे डिफर है, कैसे एकदम अलग है, इस बारे में बात करेंगे, इनके बीच डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफ्यूजन को कवर करेंगे, ऑस्मोसिस को कवर करेंगे कि कैसे कोई लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी ट्रैवलिंग कैसे हो रही है हमारी बॉडी के अंदर ही या कोई स्ट्रक्चर के अंदर ही, कैसे वो एक कंसंट्रेशन से दूसरे कंसंट्रेशन तक जा रहा है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं उनकी बात करेंगे। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, मतलब आगे की और भी चीजों के बारे में बात करेंगे जो एक सेल को बनाने में हेल्प करती है, एक सेल के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उनमें हेल्प करती है। फिर न्यूक्लियस की भी बात करेंगे, जिसके पास हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, क्रोमोसोम्स होते हैं, जेनेटिक टाइप, जेनेटिक सारी बातें इसी के अंदर होती हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, आपके अंदर क्या चेंजेस आएंगी और क्या चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है, ये इसी पर डिपेंडेंट करता है। फिर सेल ऑर्गेनेल, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर मिली हुई सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, उन्हें हम क्या कह रहे हैं? सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। फिर प्लास्टिड की बात करेंगे कि प्लास्टिड आगे किसमें है, एनिमल सेल में है, प्लांट सेल में है, या इनमें से जितनी भी चीजों की मैंने बात करी है वो किन किन सेल में है, एनिमल सेल में है या प्लांट सेल में है या दोनों में से किसी में नहीं है, इसके बारे में बात करें, ठीक है, समझ गए। अब पहला इंट्रोडक्शन पेज लेते हैं। इंट्रोडक्शन में बोला गया है द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल से ही सारे ह्यूमन बीइंग, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं, तो इसीलिए क्या बोला गया कि एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। और साथ साथ में फंक्शनल क्यों बोला गया है? क्योंकि एक लिविंग सेल को लिविंग बने रहने के लिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बने रहने के लिए जरूरी है मेटाबॉलिक फंक्शंस, और उन्हीं मेटाबॉलिक फंक्शंस को कौन प्रोसीड कर रहे हैं? सेल प्रोसीड कर रहे हैं, इसीलिए इसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट दोनों यूनिट कहा गया है, ठीक है। साथ साथ में क्या बोल सकते हैं? इट इज अ फंडामेंटल यूनिट। अगर साथ साथ में लिखने की बात करोगे तो क्या बोलोगे? इट इज अ फंडामेंटल यूनिट। फिर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक कॉर्क की ट्री के बाग पे लगी जो पहली लेयर होती है उस बाग को कट किया, उसके सेल को उन्होंने पहले ऑब्जर्व किया है किसके अंदर? खुद से बनाए गए प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंदर। उस माइक्रोस्कोप इतना डेवलप तो नहीं था, पर उस माइक्रोस्कोप के अंदर उन्हें जितना मिला, जितनी
जानकारी मिली उतना उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है, ठीक है। अब बच्चों बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन फेज के बारे में, सेल के बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि सेल आखिर कैसे बनी है, कैसे किसने खोजी है, किसने सेल को सेल का नाम दिया है, आखिर कब इसकी खोज हुई थी और क्यों हम इसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कह रहे हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल कैसी यूनिट है, स्ट्रक्चरल है प्लस फंक्शनल है। स्ट्रक्चरल कैसे कि मतलब ये बेस यूनिट है, इसी के जरिए क्या है कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग फॉर्म बनी है। और फंक्शनल कैसे, यही प्रोसीड करती है फंक्शंस को, जैसे कि मेटाबॉलिक फंक्शंस को। इन्हीं सब चीजों की वजह से, बेस यूनिट होने की वजह से इस और साथ साथ में फंक्शन प्रोसीड करने की वजह से इसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। साथ साथ में इसे क्या कह सकते हो, अगर आप एक साथ बात करोगे तो आप इसे क्या बोलोगे कि ये एक फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की, यानी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी यूनिट है, जो काम क्या कर रही है, स्ट्रक्चर बनाना, एक लाइफ फॉर्म को जनरेट करना, साथ साथ में क्या करना, उस जनरेटेड लाइफ फॉर्म के अंदर फंक्शन प्रोवाइड कराना जो उसे लिविंग कहला रहे हैं, जो उसे लिविंग कहलाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी डिस्कवरी किसने की। इसे डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, वो भी 1665 में। किसके साथ, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के साथ। प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से इनका मतलब है इन्होंने खुद बनाया था इस माइक्रोस्कोप को, इतना डेवलप नहीं था बट खुद से बनाकर इन्होंने उस सेल को ऑब्जर्व किया जिन्हें निकाला था। अब इन्होंने ये सेल निकाली कहां से थी, इन्होंने एक ट्री ट्रंक पे से, उसकी बार्क पे से क्या किया, सेल को निकाला, बार्क को निकाला, उसमें से सेल को डिफरेंशिएट किया और उसके ऊपर अपने माइक्रोस्कोप से, कैसे माइक्रोस्कोप से, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप जो उन्होंने खुद बनाया था, उस टाइम पर उतना डेवलप तो नहीं था बट जैसा भी बनाया था उस माइक्रोस्कोप से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर कुछ रूम्स हैं, इसके अंदर क्या है, कुछ रूम्स है और वो रूम्स लग रहे हैं जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता, उस छोटे छोटे हनी कॉम्ब के स्ट्रक्चर जैसे दिख रहे थे और इसीलिए इन्होंने इसे क्या बोला गया, क्या बोला, सेल का नाम दिया, क्योंकि सेल का मतलब क्या होता है, जैसे सोशल स्टडीज में पढ़ते होंगे, सेल का मतलब होता है कैद खाना, एक छोटा सा लिटिल रूम। तो यहाँ पर सेल का एक और मतलब है, सेल का मतलब है अ लिटिल रूम, और ये नाम किससे निकला हुआ है, सेल का मतलब है अ लिटिल रूम, ये नाम जो है सेल, ये निकला है लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब ये कि छोटा सा कमरा जिसके अंदर बाकी चीजें पैक्ड है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, एकदम बंद स्ट्रक्चर है, जिससे जब तक परमिशन ना हो तब तक बाहर चीजें जा नहीं सकती और जब तक परमिशन ना हो तब तक चीजें अंदर आ नहीं सकती है, ठीक है। इतना बात कर लिया है। तो मैंने कहा कि सेल को बोलते हैं लिटिल रूम। लिटिल रूम मतलब कि छोटा सा कमरा, छोटी सी जगह पर जहां पर सब चीजें क्या है, रखी हुई है। कौन से लैंग्वेज से निकला हुआ है, लैटिन लैंग्वेज से निकला हुआ है, ठीक है, लैटिन भाषा में से सेल बोला जाता है, तभी से यहाँ पर से सेल नाम दिया गया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि उसमें छोटे छोटे रूम्स थे शायद जिनमें कोई चीजें रह सके या कोई चीजें रखी जा सके, इसीलिए यहाँ पर क्या नाम दिया गया, सेल नाम दिया गया। फिर उसके बाद बात करते हैं, लेवेनहुक डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। दूसरे साइंटिस्ट कौन थे, लेवेनहुक, जिन्होंने 1674 में ये डिस्कवर किया कि किसके अंदर, फ्री लिविंग सेल डिस्कवर की है, वो भी पॉन्ड वाटर के अंदर। पॉन्ड वाटर यानी जो तालाब का पानी है उसके अंदर इन्होंने फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, तालाब का पानी, पॉन्ड वाटर में इन्होंने फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर किया था विद इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप। पहला क्या था, मेरे पास प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, मतलब कि उतना डेवलप नहीं, मतलब नॉट सो वेल डेवलप्ड, नॉट सो वेल डेवलप्ड, बट बाद में किससे किया गया था, एकदम इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप से, यानी उस माइक्रोस्कोप से जिस माइक्रोस्कोप में अभी कोई कमियां नहीं है, उसे काफी हद तक इंप्रूव कर दिया जा चुका है, अच्छा बनाया जा चुका है, कोई भी चेंजेस कर दिए जा चुके हैं जो शायद पहले नजर ना आ रही हैं, लेकिन अब उसके अंदर चेंजेस करने के बाद क्या होगा, आपको सेल कैसे दिखेगी, और भी ज्यादा एनलार्ज फॉर्म में और भी ज्यादा शायद डेप्थ में दिखे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। सेल को तो डिस्कवर कर लिया, लेकिन अब सेल के अंदर मेनली किसे डिस्कवर किया गया था, जैसे सपोज करो ये एक सेल है और एक सेल के अंदर एक और छोटा सा रूम है जिसके अंदर और भी चीजें, इस रूम को क्या नाम दिया गया है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के पास किसी भी लिविंग फॉर्म की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैप्चर्ड रहती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती हैं। अब रॉबर्ट ब्राउन ने इसे कब डिस्कवर किया था, 1831 में, ठीक है। फिर से बात कर लेते हैं, सेल की डिस्कवरी किसने की, सेल के बारे में किसने बताया, पहले इसकी बात करी थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में, उसके बाद लेवेनहुक आए जिन्होंने इसे इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप के साथ देखा, वो भी पॉन्ड वाटर में एक फ्री लिविंग सेल को देखा, साथ साथ में फिर रॉबर्ट ब्राउन आए जिन्होंने
न्यूक्लियस को उसी सेल के अंदर नहीं, मतलब नेक्स्ट किसी और सेल में ऑब्जर्व किया और देखा कि इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है इसके अंदर, न्यूक्लियस है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे बात करते हैं सेल थ्योरी क्या थी। द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सेल थ्योरी कहती है कि जितने भी प्लांट्स हैं, सबके सब प्लांट्स और एनिमल्स कंपोज्ड हुए हैं सेल से। यानी कि जितने भी प्लांट्स हैं वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जितने भी प्लांट हैं और जितने भी एनिमल्स हैं, उनका कॉम्पोजिशन किससे हुआ है, उनका कॉम्पोजिशन हुआ है सेल से। एंड द सेल इज द बेसिक यूनिट, इसीलिए सेल को क्या बोलोगे, बेसिक यूनिट या बेस यूनिट ऑफ लाइफ, जिंदगी की। ठीक है, was presented by two biologists। किस किस बायोलॉजिस्ट ने इसे प्रेजेंट किया गया था, पहले थे शेल्डन और दूसरे थे श्वान। इनका पूरा नाम है लेकिन यहाँ पर इनको साथ में क्या बोलते हैं, शेल्डन एंड श्वान। ठीक है, इतना कवर होने के बाद अब बात करते हैं द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय विर्चोव। इसी सेल थ्योरी को आगे की तरफ और भी ज्यादा अच्छे से पढ़ने के लिए और भी ज्यादा अच्छे से इंप्रूव में आपको बताने के लिए, इस सेल थ्योरी को और इलैबोरेशन देने के लिए काम किसने किया था, विर्चोव ने काम किया था। बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उन्होंने ये बोला कि जिन सेल्स पर आपने ऑब्जर्व किया है, जिन सेल्स को आपने पहले देखा है, वो सेल किसी ना किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही निकलती है। सपोज करो मेरे पास ये प्री एग्जिस्टिंग सेल है जिसे मैं मदर सेल भी बोल सकती हूँ, और इसी मदर सेल से मेरे पास क्या आ गई, दूसरी सेल्स आ गई, उसको मैं बोलूंगी न्यू सेल। क्या बोलूंगी, न्यू सेल्स या फिर डॉटर सेल्स। तो यही बोला गया है, विर्चोव ने कहा कि जो सेल्स बन रही हैं या जो सेल्स आप देख रहे हो, वो सेल्स किससे जनरेट हुई है, किससे फॉर्म हुई है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी जो पहले से ही हैं, उन सेल से दूसरी सेल्स बनी है। ठीक है, फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स कितने होते हैं, अभी तक हमने टाइप्स ऑफ सेल की बात करी, सिर्फ ओवरऑल व्यू लिया है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं। ऑर्गेनिज्म होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं यूनिसेलुलर और दूसरे होते हैं मल्टीसेलुलर। कौन कौन सी बात करी है मैंने यहाँ पे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में क्या है, ये सेल ऐसी होती है जिसमें सिंगल सेल काम करेगी। क्या कैसे सेल काम करेगी, सिंगल सेल। अगर मैं एज ए ऑर्गेनिज्म की बात करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल के अंदर सारे फंक्शन होंगे, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, इनटेक करना फूड का, इन सब का काम क्या होगा, एक ही सेल के जरिए होगा। जितने भी जरूरी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे एक ही सेल परफॉर्म करेगी। इसे आप बोलोगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या यूनिसेलुलर सेल्स। ठीक है, ये सिंगल सेल होती है। फॉर एग्जांपल अमीबा, जैसे अमीबा एक सिंगल सेल है और अमीबा के अंदर बाइनरी फ्यूजन होकर दो सेल बनती है, यानी डिवीजन भी हो रही है, बट है क्या, सिर्फ सिंगल सेल। इस सिंगल सेल से हमेशा सिंगल सेल ही बनती है। एग्जांपल में क्या दे दिया, अमीबा दे दिया, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। मोस्टली बैक्टीरिया और क्या, यूनिसेलुलर। ठीक है, फिर मल्टीसेलुलर की बात करते हैं। मल्टीसेलुलर मतलब कि ऐसी सेल्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि मल्टी सेल से या फिर मेनी सेल से, मल्टी सेल से या फिर मेनी सेल से बने हुए या फिर ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं, ऐसे सेल्स को क्या बोलोगे, मल्टीसेलुलर, मल्टी सेल्स। ठीक है, और ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलोगे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एग्जांपल के लिए ह्यूमन, जैसे कि हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है हमारे पास। ठीक है, डॉग्स और भी अदर एनिमल्स एंड एटसेट्रा सो ऑन, यानी बहुत सारे और भी चीजें जो है क्या है, मल्टीसेलुलर के अंदर आएंगी। तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफरेंस पता चल गया आपको। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल, जिसकी मैं अब तक बात कर रही थी कि हमने अभी तक क्या पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात करी है। प्रोकैरियोटिक कैसी सेल्स होती हैं, वो सेल्स जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या मतलब है, सपोज करो मैंने ये बनाई सेल। ठीक है, इस सेल के अंदर मैंने बनाया एक न्यूक्लियस। अब मैंने इस सेल के साथ क्या किया, इस सेल, जैसे मेरे पास सेल बनाई, सेल के अंदर न्यूक्लियस बनाया, इस न्यूक्लियस की एक कवरिंग है। इस न्यूक्लियस की क्या है, कवरिंग है, मतलब कि वो जो इस न्यूक्लियस को अंदर बाहर वाले मटेरियल से मिलने से रोके, जो बचा है इसे प्रोटेक्ट करे, इसे बोलोगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलोगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और अंदर जो है उसे क्या बोलोगे, न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस को कवर करे वो क्या होगी आपकी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में कभी भी सेल के अंदर जो प्रेजेंट न्यूक्लियस होगा वो इररेगुलर फॉर्म में होगा, जो कि साइटोप्लाज्म से तो नहीं मिल रहा है, लेकिन स्कैटर्ड फॉर्म में, ऐसे फैला हुआ है, बिखरा हुआ है। बट कैसा है, इसके पास क्योंकि बाउंड्री नहीं है। अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज है, सपोज को पानी है, अगर मैं पानी को जमीन पर फैला देती हूँ तो फैलेगा, बट मैं अगर कंटेनर में रखती हूँ तो कंटेनर के अकॉर्डिंग वो साइज
साइज दे लेगा, उसी कंटेनर के अंदर रहेगा, कंटेनर से बाहर नहीं गिरेगा जब तक मैं उसे डिस्टर्ब ना करूं। तो वही बात यहाँ पर क्या बोली गई है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है इनके न्यूक्लियस स्कैटर्ड फॉर्म में, एक जगह रुके नहीं है, बाउंड्री नहीं है इनके पास, बाउंड नहीं है, स्कैटर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, इनके पास न्यूक्लियोलस नहीं होते हैं। न्यूक्लियोलस होते हैं बनते हैं न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, फिर सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं। सिंगल क्रोमोसोम कहने का मतलब क्या होता है कि ऐसे सेल्स जिनके पास ना क्रोमोसोम्स की जो नंबरिंग होती है वो हाफ होती है, जितना मल्टीसेलुलर सेल्स होती हैं उनके पास क्या है, उनके पास इनसे ज्यादा है, डबल फॉर्म है, बट इनके पास सिंगल फॉर्म है, सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज करते हैं। इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल है, ये हमेशा ही एसेक्सुअली ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऑलवेज यूनिसेलुलर, हमेशा कैसे रहेंगे, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर कहने का मतलब क्या हुआ, हमेशा ये सिंगल सेल रहेंगे, हमेशा इनके अंदर कितनी सेल रहेगी, सिर्फ और सिर्फ एक सेल रहेगी, इसीलिए हमेशा यूनिसेलुलर रहेंगे। सेंट्रियोल एब्सेंट होगा, हमेशा क्या एब्सेंट होगा इनके पास, सेंट्रियोल एब्सेंट है। फिर बात करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे। जैसे कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होंगे, सेल के अंदर और भी पाए जाने वाले, मान लो सपोज करो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ये सब चीजें क्या होंगी, इनके पास भी बाउंड्रीज होती है। बट प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इन चीजों के ऊपर भी बाउंड्रीज नहीं होती है, इनकी भी कवरिंग नहीं होती है। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि जो सेल ऑर्गेनेल्स होंगे उनकी भी मेम्ब्रेन कैसी है, एब्सेंट है। फिर बात करेंगे है बाइनरी फ्यूजन, जैसे अमीबा का एग्जांपल दिया था, तो अमीबा एक सेल और अमीबा के डिवाइड होने से, यानी इसी सेल के अंदर डिवीजन आने से दो सेल बनती है, इसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। क्या बोलते हैं, बाइनरी फ्यूजन, फिजन, सॉरी बाइनरी फिजन, ठीक है। फिर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे इसके एग्जांपल है, यानी काफी सारे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे और भी ज्यादा, जैसे माइकोप्लाज्मा, इन सब की बात करूं तो वो किसके एग्जांपल हैं, आपके प्रोकैरियोटिक सेल के। फिर यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो क्या क्या होगा, जैसे यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, बट प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। अगर मैं बात करूं कि प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल कैसे डिफरेंट है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे इतना स्टार्ट कर देती हूँ, देखो इसके पास लैक नहीं है, इसके पास प्रेजेंट है, तो यहाँ क्या लिख सकते हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, ठीक है। दूसरा क्या बोला गया है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस इज आल्सो प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्रोमोसोम्स डबल फॉर्म में है, तो डबल क्या कह सकते हैं, क्रोमोसोम्स डबल फॉर्म में है, सिंपल बात है। दूसरा क्या है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल है। बात क्या बोलेंगे, तो ये हमेशा कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर, कैसे होंगे, हमेशा मल्टी सेल्यूलर। फिर इनके अंदर एग्जांपल्स क्या दे सकते हो, इनके अंदर एग्जांपल दोगे ह्यूमन सेल, ठीक है। ह्यूमन सेल के साथ साथ क्या होंगे, अदर मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गई, एनिमल्स हो गए, एंड एटसेट्रा, बहुत सारी, ठीक है। अब क्या क्या हमने बात किया, बिल्कुल प्रोकैरियोट जैसा है, उसका बिल्कुल उल्टा किसमें आएगा, यूकैरियोट्स में आएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आगे बात कर लेते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है। एंडोमेम्ब्रेन का मतलब क्या है, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एंडो का मतलब क्या है यहाँ पर, इनसाइड, जो कि मेम्ब्रेन के अंदर हो। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मतलब कि अब सेल ऑर्गेन्स की मैं बात कर रही हूँ, तो एक सेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, वैक्यूल्स हैं। वैक्यूल्स क्या होते हैं, खाली स्पेस, वैक्यूल्स को क्या बोलोगे, स्पेस, खाली स्पेस, ठीक है। गोल्जी पैरेटस है, जो भी काम आएगा, ठीक है, आगे चल के ट्रांसफॉर्मेशन में काम आएगा, एनर्जी सिंथेसिस में काम आएगा, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पर दो टाइप के ईआरस होंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैं और क्या कह सकती हूँ, ईआर बोलूंगी, तो मेरे पास यहाँ पर दो टाइप के ईआर होंगे, एक आरईआर और एक एसईआर। आरईआर का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एसईआर का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
फ्रिक्शन लगता क्यों है? क्योंकि सड़क भले ही पूरी प्लेन है लेकिन उसके अंदर क्या है, पेबल्स हैं, सीधे छोटे 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 कुछ ना कुछ पोर्स हैं जो उसे फ्रिक्शन में हेल्प करेंगे, ठीक है। और टायर्स के ऊपर भी कुछ ना कुछ चीजें से बनाई जाती है डिजाइन की तरह से फ्रिक्शन लग सके, ब्रेक लग सके और रुक सके गाड़ी। तो वैसे ही और उस टाइम पर सरफेस कैसी हो जाती है, रफ हो जाती है। स्मूथ सरफेस की बात करूंगी, जैसे कि वैक्सिंग के बाद आपके हाथ, आपने वैक्सिंग कर लिया और वैक्सिंग करने के बाद आपका स्किन का सरफेस कैसा हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, थोड़ा ऑयली ऑयली ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे स्मूथ सरफेस। अब यहाँ पर स्मूथ सरफेस से क्या मतलब है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इनके ऊपर बहुत छोटे 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 टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, जो आरईआर है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। और जहाँ ये पोर्स नहीं होते हैं, जहाँ पे ये छोटे स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, वहाँ का एरिया स्मूथ होता है, यानी वहाँ पर कोई फ्रिक्शन प्रोवाइड करने वाली चीज नहीं है। फ्रिक्शन से यह मतलब है कि वहाँ पर कोई रफ प्रोवाइड करने वाली चीज नहीं है, तो इसीलिए उन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, ठीक है। तो कितने रेटिकुलम्स हो गए, एक आपका आरईआर और दूसरा एसईआर। आरईआर क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एसईआर क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतना समझ में आ गया। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर सिस्टर्नास होते हैं, वेसिकल्स होते हैं और ट्यूब्यूल्स होते हैं। इनके बारे में आगे हम आज बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी क्या 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 इनके अंदर प्रेजेंट है, सिस्टर्ना, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं लाइसोसोम्स, जिन्हें सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। इन्हें क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स। ये अपनी ही सेल्स को क्या करने लगती है, खाने लगती है। जब कोई खतरा आने लगता है, जब कोई दिक्कत आने लगती है, तो ये अपनी ही सेल्स क्या कर देती है, फेगोसाइड कर लेती है, ठीक है। फिर क्या प्रेजेंट है, वैक्यूल्स प्रेजेंट है। वैक्यूल्स यानी खाली स्पेस। कुछ स्पेस किसके लिए होते हैं, जो फूड के लिए होंगे, यानी फूड वैक्यूल्स बनाएंगे। और कुछ स्पेसेस कैसे होंगे, जो कॉन्ट्रैक्टाइल होंगे, जो कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए काम आएंगे और भी चीजों के लिए काम आएंगे, दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। गोल्गी apparatus क्या है, गोल्गी apparatus एक ऐसा apparatus है जिसके अंदर फेसेस होंगे ट्रांसफेज और सिस फेसेस। ट्रांसफेज और सिस फेसेस। ट्रांसफेज कैसे होंगे, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सॉरी मैच्योर फेज में आ रहे हैं, किसी भी चीज को मैच्योरेशन में ला रहे हैं, उसे बोलोगे ट्रांसफेज, यानी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। और सिस फेज क्या कर रही है, फॉर्मेशन का काम कर रही है। किसी भी फेज को फॉर्मेशन काम कर रही है। इसका जो काम है फॉर्मेशन का काम है, और ट्रांस फेज का काम क्या है, मैच्योरेशन का काम है। यानी सिस फेज में अगर कोई चीज बन रही है, वो ट्रांस फेज में जाकर मैच्योर होगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आज हम जनरली एक थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम आगे वाली नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, जनरल व्यू सबको पता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एटीपी का सिंथेसिस करती है। एटीपी क्या है, एनर्जी फॉर्म है। ह्यूमन बॉडी को भी तो एनर्जी चाहिए, जैसे किसी बैटरी को, किसी मशीन को चाहिए, एनर्जी सप्लाई चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज कर रहे हो तो उसे एनर्जी का सप्लाई चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सप्लाई चाहिए। वैसे ही हमारी बॉडी को भी एनर्जी चाहिए, किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी मेटाबॉलिक फंक्शंस को प्रोसीड करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्डेबल है। और हमारी बॉडी में एनर्जी बनाने का काम, जैसे खाना खा तो लिया, खाना खाते समय एनर्जी आनी जाएगी, वो जो खाना खाया है उसका ब्रेक डाउन करना, किसको बनाने के लिए, एटीपी को बनाने के लिए, यानी एनर्जी के फॉर्म को बनाने के लिए, ये काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया के जरिए। यानी एनर्जी बनाने का काम किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का है, माइटोकॉन्ड्रिया का है। अब एक और चीज, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसको बोलते हैं एक तरह से सेल इन द सेल या सेल विद इन द सेल। मतलब ये एक ऐसा सेल का एक ऐसा हिस्सा है जिसके पास इसका खुद का डीएनए है, इसका खुद का मेटाबॉलिक फंक्शन चलता है। यानी एक सेल जो खुद के फंक्शन को तो फॉलो कर ही रही है, साथ में इसके अंदर एक ऐसी सेल है जिसका खुद का भी फंक्शन है। ये इस बाहर वाले सेल को तो एनर्जी देगी ही, एनर्जी बना के, बट इसके खुद के अंदर भी क्या होते हैं, इसके मेटाबॉलिक फंक्शन चलते रहते हैं, ठीक है। इसके पास दो मेम्ब्रेन होगी, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब ये था आज तक का टॉपिक, ठीक है। इसके बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट वीडियोस में इसको अच्छे से इलैबोरेट करेंगे और अच्छे से देखेंगे कि इनका फंक्शन क्या है, कैसे कैसे काम कर रहे हैं। आई होप आपको आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अब तक के जितने भी टॉपिक्स थे उसको अच्छे से आपने कवर कर लिया होगा। अगर कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं।